आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं मानव जनन। आप सभी को बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस वीडियो है और इसमें आपको इस चैप्टर से मानव जनन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे और उसके सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आप अपने से उसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला सवाल, मानव जनन से निषेचन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मानव जनन से पहले ये स्टार्ट कर देते हैं कि मानव जनन होता क्या है। मानव के अंदर जनन की जो प्रक्रिया होती है वो मानव जनन कहलाता है और प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार मानव भी अपने जैसे ही जीवों को जन्म देता है। लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से अंगक होकर, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो निषेचन क्या है, मानव निषेचन क्या है, अगर ये जब हमें लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब मानव का नर साथी मानव के मादा साथी के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं सहवास के द्वारा, यानी सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा नर का शुक्राणु मादा के योनि के द्वारा अंडाणु से निषेचित हो जाते हैं। यानी नर का शुक्राणु मादा योनि में पहुंचकर अंडाणु को फर्टाइल कर देता है, यानी निषेचित कर देता है, मोचित कर देता है और उसके द्वारा सगर्भता क्रिएट होता है, मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो इसको जब हम एग्जाम में लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि निषेचन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि निषेचन क्या है, तो निषेचन में हम लिखेंगे कि नर जब मादा साथी के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं तो नर का शुक्राणु मादा योनि के द्वारा अंडाशय को निषेचित करने का काम करता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद सगर्भता क्रिएट होता है, यानी सगर्भता होता है, प्रेगनेंसी होता है, इसे ही निषेचन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो पहला नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नर जनन अंगों के नाम लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नर जनन अंगों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ये आता है कि नर जनन अंगों के नाम तथा उनके कार्यों को लिखें और सचित्र वर्णन करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। और मादा जनन अंगों के नाम तथा उनके कार्यों को लिखें तथा उसका सचित्र वर्णन करें। ये दोनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग में आता है, लेकिन ये शॉर्ट में आएगा तो कैसे लिखेंगे, लॉन्ग में आएगा तो कैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी वीडियोस में दिया है, अगर आप जाकर देखेंगे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र तो काफ़ी अच्छे से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। एक बार इस क्वेश्चन में जब 2 नंबर में पूछेगा तो उतना ज़्यादा विस्तृत हमें नहीं डिस्क्राइब करना है, बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि नर जनन अंगों के नाम लिखना है। तो नर जनन अंगों के नाम जो होते हैं मुख्यतः 6 होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। नर जनन अंग के नाम में सबसे पहला होता है वृषण। वृषण सबसे पहले क्या होता है, वृषण। वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उदर गुहा से क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। क्यों होता है बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री से 3 डिग्री कम होती है, इसीलिए बाहर रहता है। और इसी में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो सबसे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो वह होता है वृषण। दूसरा नंबर में लिखेंगे अधिवृषण। दूसरा में लिखेंगे अधिवृषण, फिर तीसरा में लिखेंगे शुक्रवाहिका, चौथा में लिखेंगे शुक्राशय और पांचवा में लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि और छठा में होगा सीसन। एक बार फिर से सुन लेंगे, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिकी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड और सीसन। 6 नाम लिखने हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला में होगा वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और लास्ट में लिखेंगे सीसन। ये 6 अंगों के नाम ही पूछा गया है, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे और बहुत ज़्यादा इसके कार्यों और इस सबको लॉन्ग में पूछता है। आप वीडियो में जाकर देखिएगा, पूरा हम डिटेल में इसको बताए हुए हैं, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि मादा जनन अंगों के नाम लिखें। मादा जनन अंगों के नाम में क्या है कि मादा जनन अंग के नाम इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं कि मादा जनन अंगों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। मादा जनन अंगों के नाम में आता है सबसे पहला अंडाशय। अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जहाँ से अंडे जाती हैं
तो अंडवाहिनी की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। गर्भाशय जिसकी संख्या 1 होती है, योनि जिसकी संख्या 1 होती है, और बाहर जन इंद्रिय में स्तन ग्रंथि आता है। फीमेल का स्तन ग्रंथि आता है जो बाह्य जन इंद्रिय कहलाता है, तो ये भी 2 होते हैं। और हार्मोनल ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। यानी 6 पॉइंट्स को आपको लिखना है मादा जनन अंगों के नाम। तो पहला में लिखेंगे अंडाशय, दूसरा में अंडवाहिनी, पहला में अंडाशय, दूसरा में अंडवाहिनी, तीसरा में गर्भाशय, चौथा में योनि, पांचवा में बाह्यजन इंद्री, और छठा में लिख देंगे हार्मोनल ग्रंथि। इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी अंगों को उसमें इंक्लूड कर लेना है। तो ये आपका तीनों क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि काफी कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र क्या है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजनोदर्शन, रजनोवृत्ति, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, या कई नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन यह जब क्वेश्चन आता है या बहुत बार पूछा गया है कि आर्तव चक्र, ऋतुस्राव चक्र क्या है, तो ऋतुस्राव चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा अंडो उत्सर्जन की जो क्रिया प्रारंभ होती है तब से यह शुरू होता है। और अंडे जब मोचित नहीं हो पाते हैं यानी निषेचित नहीं हो पाते हैं, तो वह अंडे क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, यानी वो रप्चर्ड हो जाते हैं। और जब रप्चर्ड हो जाते हैं तो वह क्या होते हैं कि शरीर से बाहर निकल आते हैं। तो इसको जब हमें समझना है आर्तव चक्र को, तो आर्तव चक्र में क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में यह क्रिया 10 से 12 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है, किसी किसी में आगे और पीछे भी हो सकती हैं। ये जब शुरू होती हैं तो ये 28 दिन का पूरा साइकिल होता है। जब 28 दिन का साइकिल कंप्लीट होता है तो फिर से अगेन आता है, और यह 2 से 5 दिन तक रहता है। और इसमें जो मरे हुए सेल होते हैं या डेड सेल होते हैं, और जो हमारा अंडाणु निषेचित नहीं होता है, वो टूटकर शरीर से बाहर आता है। इसमें इस चक्र 28 दिन का होता है। इक्स जो निषेचन के लिए ईग आता है वो 13 से 14वें दिन आता है। कब आता है? 13 से 14वें दिन आता है। 15वां दिन भी ले सकते हैं, 13, 14, 15, यानी उसके बीचों बीच का दिन होता है, वो आता है। और उस दिन अगर जो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट होता है तो प्रेगनेंसी क्रिएट होती है, और नहीं होता है तो वह फिर से वापस चला जाता है, और वो टूट कर दीवारों के साथ जो ब्लड सेल होते हैं उसके साथ फिर से बाहर वो निकल जाता है, और वह जो बाहर आता है वहीं यह साइकिल हो जाता है आर्तव चक्र। यानी आर्तव चक्र एक निषेचन के लिए या जनन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चक्र है। अगर जो किसी फीमेल में यह चक्र सही से नहीं चल रहा है, रेगुलर नहीं है, तो काफ़ी सारी बीमारियां काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इसे निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो आर्तव चक्र को जब भी आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से स्पष्ट कर देंगे कि आर्तव चक्र वैसे चक्र को कहते हैं जो किसी भी महिलाओं में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है और 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलती हैं। यह चक्र 28 दिन का होता है, और यह 28 दिन का चक्र होता है, और जब यह आता है तो 2 से 5 दिन तक रहता है, और धीरे धीरे फिर से अंडाणु का निर्माण होता है आर्तव चक्र के बाद। और अंडाणु बनने के बाद फिर वो 13वें, 14वें, 15वें दिन में, 14वें दिन ज़्यादा मोस्टली होता है, आएगा, और आने के बाद फिर इंतजार करता है नर साथी का, और जब नर साथी के द्वारा शुक्राणु वहाँ पहुँचाए जाते हैं तो निषेचन होती है, और नहीं अगर जो निषेचन होता है तो फिर से ये बर्बाद हो जाता है, रप्चर्ड होकर फिर से ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाओं के साथ फिर से बाहर आ जाता है, और फिर से नई अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है प्रत्येक महीने में। इसे ही हम आर्तव चक्र, ऋतुस्राव चक्र या अन्य नामों से जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आर्तव चक्र, ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र में क्या अंतर है। मध्य चक्र जो नॉन प्राइट में होता है, तो वो तो चीज़ें मैंने पीछे बता दिया है। ये मानव में आवर्त चक्र होता है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आते हैं कि एक्टोडर्म में भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम लिखें। एंडोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम लिखें, और मेसोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम लिखें। से रहेगा एक्टोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम लिखें, एंडोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम लिखें, और मेसोडर्म से भविष्य में निर्माण होने के वाले अंगों के नाम लिखें। देखिए, जब प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी क्रिएट होने के बाद भ्रूणीय परिवर्धन होता है, विकास होता है, तो उसमें जो लेयर होता है
फर्टिलाइजेशन के बाद इक्स का उनके हर एक लेयरों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। ये इस पे आधारित 3 सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसको तीनों सवालों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको एक बार 2 बार बैक करके भी देख लीजिएगा कि आपको स्पष्ट हो जाए। एक्टोडर्म से भविष्य में कौन से अंग बनेंगे? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा कि एक्टोडर्म से, एक्टो मतलब होता है बाहर, बाहर से स्पष्ट हो जाता है कि त्वचा तो सबसे पहले एक्टोडर्म से ही बनेगा, यानी जो बाहर तरफ होता है। तो एक्टोडर्म से पहला नंबर में है त्वचा, फिर उसके बाद है मस्तिष्क, उसके बाद है मेरुरज्जु तथा तंत्रिका तंत्र। ये 4 मुख्यतः आपको याद रख लेना है कि एक्टोडर्म से क्या बनता है। इसके अलावा भी और कुछ बनते हैं। त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब छठा नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। इंडोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाली अंगों के नाम क्या है? इंडोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाली और मेसोडर्म, क्योंकि 3 डर्म्स होते हैं। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, इंडोडर्म अंदर की तरफ और मेसोडर्म बीच में। समझ में आ रहा है ना? एक्टोडर्म बाहर की तरफ, मेसोडर्म बीच में और इंडोडर्म सबसे आंतरिक में। तो यहाँ पे इंडोडर्म से भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम हम लोगों को बताना है। तो इंडोडर्म में भविष्य में निर्माण होने वाले अंगों के नाम है पाचन तंत्र। आप जानते हैं कि पाचन तंत्र शरीर के अंदर होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो गलती नहीं होगा। श्वसन अंग, ये भी क्या होता है? शरीर के अंदर की तरफ होता है, यानी सबसे इनर पार्ट्स में बनते हैं। मूत्राशय और कर्ण का मध्य भाग, यहाँ पे एकदम ध्यान देंगे, कर्ण का निर्माण नहीं, बाह्य कर्ण तो बाह्य कर्ण जो होगा एक्टोडर्म से हो जाएगा, लेकिन कर्ण का जो मध्य भाग होता है वो आपको इंडोडर्म से निर्मित होता है। तो इस यहाँ पे 4 पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। इंडोडर्म से निर्माण होने वाले कौन कौन है? तो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, मूत्राशय है और कर्ण के मध्य भाग हैं। इंडोडर्म में पाचन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र आता है, मूत्राशय आता है, कर्ण के मध्य भाग आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब आता है कि मेसोडर्म से कौन से अंग का निर्माण होता है भविष्य में? भविष्य मतलब निषेचन के बाद जब बच्चे का परिवर्धन होता है, यानी माँ के गर्भ में बच्चों का जब विकास होता है, तो उसके किस किस लेयर से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है और रुधिर वाहिनियों का निर्माण होता है, वृक्क मतलब किडनी का निर्माण होता है और जनन अंगों का यानी जननांगों का निर्माण होता है। यानी मेसोडर्म से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। नोटोकॉर्ड, मांसपेशियां, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क और जनन अंगों का निर्माण होता है। फिर से एक बार इस सारे प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेंगे। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से क्या होता है? एक्टो मतलब बाहर के तरफ, एक्टो मतलब बाहर के तरफ। तो क्या बनता है? त्वचा बनता है, मस्तिष्क बनता है, मेरुरज्जु बनता है और तंत्रिकीय तंत्र बनता है। ओके, इंडोडर्म यानी पाचन तंत्र के अंग, श्वसन तंत्र, मूत्राशय और कर्ण का मध्य भाग। मेसोडर्म्स, नोटोकॉर्ड, मांसपेशियां, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क और जननांग। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको और उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। जब भी आप क्वेश्चन को लिख रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे और लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए उसको जितना ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? सजा कर लिख सकते हैं। जितना अच्छा सजा कर लिखेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स प्राप्त होंगे। तो फिर देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग